बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लैब टास्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका जो पार्ट बी है वो आज मैं आपको असाइन करूंगा। होपफुली पार्ट ए पे आप काम कर रहे होंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया था और आपको 4 लैब्स मैंने असाइन की थी कि आप उसके लैब टास्क करके जमा करवाएं। फिर हमारा एक लाइव सेशन भी हुआ था जिसमें हमने एक फाइनल जो डेडलाइन है वो रखी थी कि आप जो है 15 जून से पहले पहले पार्ट ए मुझे सबमिट करवा देंगे। तो अब मैं पार्ट बी आपको साइन कर रहा हूँ। तो पार्ट बी हम उसकी कोई भी एक जो डेडलाइन है होपफुली 15 के बाद होगी, 15 जून के बाद या 20 जून, इस तरह से कोई एक डेट हम रख लेंगे और उस तक आपने ये पार्ट बी मुझे जमा करवाना है। तो पार्ट बी में हम वो लैब्स डिस्कस करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम स्किप कर दी थी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ लैब्स। तो अब मैं उनके आपको टास्क असाइन करूँगा। 5 और 6 लैब्स हमने यूनिवर्सिटी में की थी और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 लैब्स की हैं। तो हमारी जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक ओपन एंडेड लैब दूंगा और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी, इस तरह से मैं आपको कोई एक लैब असाइन करूंगा, वो आप मुझे करके दिखाएंगे। लेकिन जो प्रीवियस लैब्स थी, जितनी भी जो यूनिवर्सिटी में थी, वो आपकी जो है वो लैब रिपोर्ट्स वो ऑलरेडी सबमिटेड हैं और जो बाकी लैब्स हैं, ठीक है, उसके मैंने पार्ट ए बना के आपको उसका मैंने आपसे कहा है कि वो आप मुझे उसकी असाइन कर उसकी मुझे आप सबमिट कर दें सारी रिपोर्ट्स। तो जो रिमेनिंग लैब्स हैं उनके टास्क मैं अभी आपको असाइन करूंगा, तो वो भी आपने मुझे जमा करवा देना है ताकि आपकी ग्रेडिंग और ये जो जितनी भी सब चीज़ें हैं ये आपकी इजीली हो सके और आप इस कोर्स को पास कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको पार्ट बी असाइन करता हूँ लैब टास्क के हवाले से। तो जो लास्ट टाइम हमने लैब जहाँ तक हमने असाइन किए थे डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तक मैंने आपको असाइन कर दिए थे कि इसके टास्क आपने मुझे सबमिट करवाने हैं। तो उसके बाद हमने जो लैब्स पढ़ी थी वो हमने फंक्शन जनरेटर की लैब पढ़ी है कि हम फंक्शन जनरेटर जो है वो ओप एम्प्स को यूज़ करते हुए किस तरह से बना सकते हैं। फंक्शन जनरेटर के बाद फिर हमने एक लैब पढ़ी प्रिसीजन रेक्टिफायर एंड पीक डिटेक्टर, तो उसकी भी मैं अभी आपको असाइन कर दूंगा। और देन फाइनली हमने जो एक लैब पढ़ी मल्टी वाइब्रेटर्स के नाम से। तो ये जो 3 लैब्स हैं इनके अभी मैं आपको टास्क असाइन कर दूंगा। तो 4 पहले और 3 अब, तो ये टोटल हो जाएंगी 7 लैब्स। ठीक है, और उससे जो पहले यूनिवर्सिटी में हम कर चुके थे वो ऑलमोस्ट 6 लैब हमने यूनिवर्सिटी में की थी। तो ऑलमोस्ट ये 12 और 13 लैब्स आप बेसिकली हम कंप्लीट इस वक्त तक कर चुके हैं। तो बेसिकली आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होने की तरफ है। अब सिर्फ आपकी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी रह गई है। तो बेसिकली चले हम फंक्शन जनरेटर का मैं लैब टास्क आपको असाइन करता हूँ। तो उसमें हमने देखा था, आपको याद है कि हमने फंक्शन जनरेटर बनाया था, हमने 3 फंक्शंस बनाए थे। हमने देखा था कि हम स्क्वायर वेव किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, हम ट्रायंगुलर वेव किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और साइन वेव हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो वही आपने काम क्या करना है, प्रोटियस पे करना है। तो वो जो सर्किट मैंने आपको बताया था वो आप वीडियो से भी जाके देख सकते हैं। और दूसरा, आप लैब मैनुअल जो है वो ओपन करें, वो मैंने गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद फंक्शन जनरेटर की लैब में जाएं और वहाँ से आप इसका जो सर्किट है फंक्शन जनरेटर का वो आपने समझ तो वीडियो से लिया होगा। अब उस सर्किट को आपने प्रोटियस पे सिमुलेट करना है और सिमुलेट करके आउटपुट वेव फॉर्म्स आपने जो आएंगी, ठीक है, वो आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने बताना है कि आपने ये किस तरह से लैब परफॉर्म किया है। ठीक है, और उसको रिपोर्ट में लगा के मुझे इस फंक्शन जनरेटर की लैब का अलग से टास्क जमा करवा देना। तो बेसिकली करना कि आपने सिमुलेट द सर्किट एज पर द सर्किट डायग्राम शोन इन लैब मैनुअल एंड ऑनलाइन लैब लेक्चर। ठीक है, तो दोनों में ही क्योंकि जो लैब मैंने कराई है आपको लेक्चर अपलोड किया तो ऑब्वियसली उसमें जो सर्किट था वो मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और जो लैब मैनुअल है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सर्किट आपने प्रोटियस पे डिज़ाइन करना है। तो ऑब्टेन स्क्वायर वेव एट ए एंड ट्रायंगुलर वेव एट आउटपुट 2। तो जो वीडियो थी उसमें मैंने 3 आउटपुट वेव फॉर्म जनरेट करके दिखाई थी आपको। एक पहले स्क्वायर वेव, देन ट्रायंगुलर वेव और ट्रायंगुलर वेव से अगेन साइन वेव। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 2 अगर आप आउटपुट वेव फॉर्म्स ड्रॉ करें तो
अचीव करें तब भी ठीक है, अगर 3 करते हैं तो तब भी ठीक है। तो स्क्वायर वेव आउटपुट आपने एक पॉइंट ए पे ऑब्टेन करनी है और फिर उसके बाद ट्रायंगुलर वेव एट VO2 पॉइंट पे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और ड्रॉ दी आउटपुट वेव फॉर्म्स एज शोन इन फिगर 2A एंड B। तो एक तो आपने लैब मैनुअल में ये वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है, और सेकेंडली आपने ये जो आपके वेव फॉर्म्स आएंगी इनको आपने स्क्रीनशॉट लेके रिपोर्ट्स में लगाना है और वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करवानी है। तो ये आपका टास्क है फंक्शन जनरेटर की लैब के हवाले से। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो हमने लैब की थी, प्रिसीजन रेक्टिफायर एंड पीक डिटेक्टर। तो बेसिकली सेम वही टास्क है, जो जस्ट एक रिपीटिशन है जो मैं आपको अगेन बताने लगा हूँ। ये अगेन मैंने वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दी गई है और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी गई है। वहाँ से जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि हमने ये लैब कैसे करनी है, ये सर्किट होता क्या है, ये इसकी सारी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे सीख सकते हैं। और इसी सर्किट को जो प्रिसीजन हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने गूगल क्लासरूम पे जो लैब मैनुअल है वहाँ आप डाउनलोड करने के बाद वहाँ से इस लैब में जाएंगे और वहाँ से इसके सर्किट्स को प्रोटियस पे सिमुलेट करेंगे, ठीक है। और उसकी आउटपुट वेव फॉर्म्स जो हैं वो स्क्रीनशॉट लेके लैब रिपोर्ट्स पे लगाएंगे। तो सिमुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, सेट द इनपुट सिग्नल वोल्टेज यूजिंग फंक्शन जनरेटर, ठीक है। जो आपका प्रोटियस है वहाँ पे आपने इनपुट सिग्नल उसका जो है इसका वो सेट करना है फंक्शन जनरेटर के थ्रू। एंड देन ऑब्जर्व द आउटपुट वेव फॉर्म्स इन CRO वही वाली ऑसिलोस्कोप जो कि आपको प्रोटियस पे अवेलेबल होती है, ठीक है। वहाँ पे आपने आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्जर्व करनी है एंड मेजर द आउटपुट पैरामीटर्स, ठीक है। एंड फाइनली आपने लैब मैनुअल पे ये जो ग्राफ्स हैं वो ड्रॉ करने हैं और जो आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म्स आएंगी उनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और स्टेप्स के साथ आपने लैब रिपोर्ट्स में लगानी है, बताना है कि ये किस तरह से आई हैं और ये सारा जो प्रिसीजन रेक्टिफायर और पीक डिटेक्टर है ये किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिख के, ठीक है। उसके ऑलरेडी जो पैटर्न है वो मैं आपको लाइव सेशन में भी बता चुका हूँ कि वो किस तरह से आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो किस तरह से किन किन पार्ट्स में आपने भेजनी है, वो मैं सारी की सारी चीज़ें लाइव सेशन में ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। अगर स्टिल किसी को याद नहीं है तो वो गूगल क्लासरूम पे जो हमने लाइव सेशन लिया था उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग जाके आप सुन के वहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे पास जो लैब रिपोर्ट है वो आप किस तरह से मुझे सबमिट करवाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। क्योंकि अगर सब स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मेट में जमा करवाएंगे तो मुझे चेक करने में और आपको मार्क्स देने में आसानी होगी। अदरवाइज अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो हर कोई अलग से अपना फॉर्मेट बनाएगा तो उसमें फिर क्या होगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगी और किसी को कम और किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप वो जो फॉर्मेट मैंने बताया है आपको रिपोर्ट का वही फॉर्मेट आप फॉलो करें और लैब रिपोर्ट्स मुझे सबमिट करवाएं। तो ये तो आपका टास्क 1 हो गया, ठीक है, जिसमें आपने प्रिसीजन रेक्टिफायर का सर्किट सिमुलेट करना है फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव। देन आपने इनपुट सिग्नल फंक्शन जनरेटर के थ्रू सेट करना है और आउटपुट वेव फॉर्म्स ऑसिलोस्कोप पे चेक करनी है और फिर ग्राफ जो है वो मैनुअल पे भी ड्रॉ करने हैं और आउटपुट जो वेव फॉर्म्स प्रोटियस पे आपके आए हैं उनको आपने लैब रिपोर्ट पे लगाना है, ठीक है। तो इसका टास्क 2 ये है बेसिकली कि टास्क 2 में आपने रिपीट द प्रोसेस फॉर द पीक डिटेक्टर रेक्टिफायर। जो ये हमने अभी टास्क 1 डिस्कस किया है प्रिसीजन रेक्टिफायर के लिए, यही आपने पीक डिटेक्टर के लिए ये वाला जो टास्क है ये आपने रिपीट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि उसको पहले सिमुलेट करना है, फिर आउटपुट वेव फॉर्म्स आपकी जो आएंगी उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, फिर आपने उसको लैब मैनुअल में ड्रॉ करना है और उसके बाद लैब रिपोर्ट में आपने वो स्क्रीनशॉट्स लगानी है अलोंग विद द सर्किट जो आपने प्रोटियस पे बनाया है, ठीक है। पहले आपका प्रोटियस का सर्किट होगा और फिर आप बताएंगे कि इस प्रोटियस का सर्किट ये बनाने से आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो इस तरह की आती है, ठीक है। और फिर उसका आपने एनालिसिस करना है और वो जो भी आपका फॉर्मेट था उसको फॉलो करते हुए आपने ये टास्क मुझे जमा करवाना है। तो लास्ट जो अभी हमने लैब डिस्कस की थी वो मल्टी वाइब्रेटर्स की थी। तो मल्टी वाइब्रेटर्स की जो लैब है इसमें आपने टास्क क्या आपका कि आपने जो वाइब्रेटर्स मैंने 2 वाइब्रेटर्स आपको पढ़ाए, बाइस्टेबल और एस्टेबल।
तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए भी और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए भी, दोनों के लिए आपने ये डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फॉर वी थ्रेश होल्ड इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, आपको याद है कि जो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उस पे जो मैंने इनपुट लिया था वो इनपुट मैंने इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया था, ठीक है। तो अगर आप उसका इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे तो वो बन जाएगा बाई स्टेबल इन्वर्टिंग मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। अगर आप इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे तो वो बन जाएगा बाई स्टेबल नॉन इन्वर्टिंग मल्टी वाइब्रेटर। और थ्रेशोल्ड जो दोनों केसेस में है वो आपने 4 वोल्ट ही रखना है, ठीक है। तो वो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 4 वोल्ट, वो बेसिकली वही वोल्टेज है जो कि आपके उसके बाद 4 वोल्ट से जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेगा तो वो या तो पॉजिटिव सेचुरेशन में जाएगा या तो नेगेटिव सेचुरेशन में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज़ किया है। क्या आपने इन्वर्टिंग मल्टी वाइब्रेटर यूज़ किया बाइस्टेबल या आपने नॉन इन्वर्टिंग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज़ किया, ठीक है। तो ये दोनों मैंने तो आपको इन्वर्टिंग का सारा बता दिया था, ठीक है। तो आपने जो नॉन इन्वर्टिंग है उसमें आपने जस्ट इनपुट को चेंज करना है, इनपुट को आपने नॉन इन्वर्टिंग पे दे देना है और आपका जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क था वो आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे देना और उसको फीडबैक कर देना है, ठीक है, आउटपुट से। तो ये आपका टास्क है मल्टी वाइब्रेटर्स के लिए। नेक्स्ट क्या करना है, डिजाइन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फॉर 50% ड्यूटी साइकिल। ये तो हो गया ऊपर वाला जो टास्क था, टास्क 1 उसको कह लें कि वो आपने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाने हैं, सिमुलेट करने हैं। आउटपुट वेव फॉर्म्स जो आएंगी उसको आपने लैब रिपोर्ट में लगाना और वी थ्रेशोल्ड उसका 4 वोल्ट रखना है। लेकिन जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उसके लिए टास्क क्या है कि आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए और जो कैपेसिटर की वैल्यू है, क्योंकि याद होगा आपको कि जो उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल था वहां पे हमने इनपुट नहीं दिया था बल्कि इनपुट की जगह एक आरसी सर्किट लगा दिया था, ठीक है। तो उसमें जो आरसी सर्किट था और जो कैपेसिटर की वैल्यू थी वो कैपेसिटर की वैल्यू होगी 1 नैनोफैरेड, ठीक है। और जो वी थ्रेशोल्ड है वो 4 वोल्ट होगा। वी थ्रेशोल्ड ये कौन सी वाली थ्रेशोल्ड की बात हो रही है, जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क था उसमें जो आपका वी थ्रेशोल्ड है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से जो आपकी वोल्टेज बनेगी वो आपकी 4 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 वोल्ट के बाद ये क्या करेगा कि कैपेसिटर जैसे ही 4 वोल्ट को अप्रोच करेगा तो ये नेगेटिव सेचुरेशन में चला जाएगा, फिर नेगेटिव 4 में जाएगा तो पॉजिटिव सेचुरेशन में चला जाएगा। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट चलता रहेगा और ये कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टेट्स जो है वो चेंज करता रहेगा। तो ये कुछ टास्क थे मल्टी वाइब्रेटर्स के हवाले से और प्रिसिजन रेक्टिफायर एंड पीक डिटेक्टर के हवाले से और इसी तरह फंक्शन जनरेटर के हवाले से। तो टोटल आपकी ऑलमोस्ट 12 और 13 लैब्स हो चुकी हैं और इन सारी की सारी लैब्स के जितने भी टास्क हैं वो अभी तक मैंने जितने भी आपको लैब्स करवाई हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में करवाई हैं या वो ऑनलाइन करवाई हैं, सबके मैंने टास्क आपको असाइन कर दिए हैं। जो आपका पहले वाला पार्ट ए था टास्क का, उसमें जो डेडलाइन थी वो 15 जून थी और इसकी डेडलाइन जो है वो हम डिस्कस करके उसकी भी हम एक डेडलाइन रख लेंगे। तो टोटल ये आपके पास कितनी लैब्स हो गई, 4 पहले जो पार्ट ए में थी और 3 अब। तो टोटल जो अब आपने मुझे टास्क सबमिट करवाने हैं वो टोटल 7 लैब्स के टास्क आपने मुझे सबमिट करवाने हैं, ठीक है। तो देखें और इस को टाइम निकालें और इनके लिए इन सारे टास्क को सॉल्व करें ताकि आपकी जल्द से जल्द आपकी जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हो सके और आपकी जो ग्रेड है वो या जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं वो अच्छे से आपको लगा सकें, सारी चीज़ें टाइम पे हो सके, ठीक है। तो चलिए, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।